अस्सलाम वालेकुम। क्या 5 का लेक्चर 5 स्टार्ट हो गया। एक ये साइंसदान है जो दिन रात एक कर रहा है, और एक आप लोग हैं कि पढ़ने का आपका ध्यान ही कोई नहीं है। होमवर्क करके आए हैं? उमैर, आपने कल छुट्टी किससे पूछ के की? परसों भी की है ना इसने। ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है, क्या करें। ज़रा खड़े हो जाओ, सिंबॉलिकली ज़रा खड़े हो जाओ। ये 2 छुट्टियां करके आया जी। इसको शर्म नहीं आई है कि इसके माँ बाप ने कितना जो है वो मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2 छुट्टियां करनी? कैसे कर पाए तुम? मतलब हमारे साथ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। कैसे तुम इतने सख्त दिल हो गए? क्या वजह थी छुट्टी करने की? कुछ भी नहीं थी वजह। सुभान अल्लाह। आपने काउंट किए कितने दिन रह गए हैं पेपर्स के? बैठो यार, रोजे हैं, वरना 1.5 घंटा खड़ा रखता तुम्हें। 2 घंटे नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी 2 चीजें पेंडिंग थी, जरा पहले तो उनको काट दें। भाई इनको काट दें। पेज नंबर 213 पे ये पेंडिंग नहीं है, ये कटिंग है। और इसी तरह से पेज 21, 1 मिनट पहले कटिंग कर लें। ये मैं वैसे आपको किसी वक्त जगह पे कवर कर लूंगा चीज़ें, ठीक है ना? आप इसको ना पढ़ें, कंफ्यूज करेगा। अच्छा जी, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की कोशिश में था? नहीं सवाल करना? तो मैं क्या दीवार में टक्कर मारूं? नहीं आई तो क्या? कल मैंने आपके सामने फ़ोन किया कि यार मेहरबानी करें, मंगवा लें। हर रोज़ कहते हैं जी आ जाइए, आ जाए। कहते हैं FIR 1 की टाइम पे दे नहीं दी। मैं कहा यार हाँ, रोज़ कहता हूँ शायर साहब। ये तुम इधर मेरे पास बैठा करो, हाथ के नीचे। अच्छा जी, इंटरनली जेनरेटेड एसेट, इंटेंजिबल एसेट जो है, उसके बारे में हमने कहा था रिसर्च और डेवलपमेंट का फेज चलता है और कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं। रिसर्च के वक्त में होने वाली कॉस्ट एक्सपेंस होती हैं। डेवलपमेंट में जब तक 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो कॉस्ट एक्सपेंस होती हैं, और 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए तो उसके बाद कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं। तो जो कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ज़बानी कलामी तो बहुत पढ़ रखा था, ज़रा एक नज़र यहाँ से भी देख लें, क्योंकि कल कला आपको ज़बानी कलामी बात तो याद नहीं ना रहनी, किताब के अंदर लिखी हुई बात याद रहेगी, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड एसेट, ये आपका है जनाब सफ़हा नंबर 214, 214। The cost of an internally generated intangible asset is the sum of expenditure incurred from date when intangible asset first meet the recognition। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इंटेंजिबल की कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट्स सम कर देना जो उस दिन से इनकर हो रहे हैं जिस दिन से उसने क्राइटेरिया मीट किया है। यानी उससे पहले कोई बात नहीं, मैं वो बोर्ड पे आज करूंगा काम इंशाल्लाह। आप उधर होकर देखें एक दफ़ा, चलें, अजर की नीयत से हो जाया करें। किसी भी जो है वो आपने किसी मुसलमान को राहत पहुंचाई तो उस पर बड़ा अजर है इंशाल्लाह। आपको ज़्यादा समझ आएगा आज अल्लाह ने चाहा तो। बाकी मैं आज कोशिश यही करूंगा, अभी उधर ही सवाल वैसे भी उधर ही होने, ठीक है? सवाल वहाँ हल करूंगा और यहाँ बैठ के तो मैंने फिर तकरीर ही करनी है। ये लिखो सवाल, आज डिस्कशन वाले सवाल है ना सारे। वो करके आए हो? वैसे कितने बच्चों ने घर पे सवाल अटैम्प्ट किए थे होमवर्क वाले, हाइब्रिड वाले? आप भी आप क्लास में ही आते हैं, हाथ खड़ा करके बताया करें अगर करके आए तो। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करें ज़रा। मतलब शर्म तो नहीं आती? आप लोग काम भी नहीं करके और हाथ खड़ा करके बेशर्मों की तरह बता रहे हैं हमने नहीं किया काम। चलो अच्छी बात है, अल्लाह आपको, सच बोलने वाला कभी काम करने भी लग ही जाता है। लेकिन बस ये देख लो, बस ये थोड़े से ही दिन है, खैर से ज़्यादा दिन भी नहीं है ना, हैं? तो बस रमज़ान से जब ईद के बाद आओगे तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये बात समझ आई है। वो कह रहा है कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की कॉस्ट में सम करके वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दो जो उस दिन से ऑनवर्ड्स हो रहे हैं जिस दिन से, ये हमने किया भी था, ठीक है ना? अब वो कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है वो ज़रा देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल कंप्राइजेज ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू क्रिएट, प्रोड्यूस and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by the management।
आगे वही वाली बात, एग्जाम्पल्स के अंदर क्या बताते हैं जी कि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल बाय किया जो वैक्सीन बनाने के लिए आप मिक्स करके दवाइयाँ चीज़ें, ठीक है, आप चेक कर रहे हैं, फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, या आप जो है वो करेला कोला बना रहे हैं और उसके लिए भी मटेरियल चाहिए आपको, डिफरेंट चीज़, तो वो जो मटेरियल आपने लिया है, या आपने किसी एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है, कोई जो है वो एक डॉक्टर साहब भी बुला के बिठाए हुए हैं आपने अपने साइंसदानों के साथ, उनकी कोई रेलेवेंट फील्ड है, उस बीमारी वाले जो हैं उनको आप जो है वो सर्विस उनकी ले रहे हैं, तो उनको कोई कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर शामिल है। फिर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ, यानी कि वो जो साइंसदान हैं उनको आपने जो तनख्वाहें देनी है, ठीक है, तो मटीरियल, सर्विस की कॉस्ट, या एम्प्लॉय सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद फी टू रजिस्टर लीगल राइट, जब इंटेंजिबल, असल में कल सवाल में थोड़ा देख लिया तो इजी हो गया, और ठीक है ना, फी जब इंटेंजिबल तैयार हो जाए तो कोई आपका ये फॉर्मूला चुरा ना ले, अपने नाम पे इसको रजिस्टर करवाना है, तो इसकी भी कॉस्ट आपके इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आज के सवाल के अंदर आएगा, और ये आपने पहले FAR 1 के लेवल में भी पढ़ रखा है, शायद इंट्रो में भी पढ़ा हो, ठीक है, और नहीं भी पढ़ा तो आपको समझा रहा हूँ मैं, बड़ी सादा सी बात, कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले जो है वो यहाँ पे एक कमरा बनाने का सोचते हैं कि जी एक क्लास को ना थोड़ा इस क्लास के साथ एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब कॉलेज वाले जब क्लास बनाने लगे तो सेशन ऑफ के दौरान बना रहे थे, तो सेशन ऑफ में जनरेटर जो है वो यूज़ हुआ सिर्फ इस कमरे के बनने के लिए, 1 महीने में कमरा बन गया यहाँ नया, ठीक है। अब बाकी के 11 महीने जनरेटर जो है वो इस्तेमाल हुआ था कॉलेज के अंदर, यानी क्लासेस चल रही होती थी तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, और ये 1 महीना जनरेटर जो है वो इस कमरे की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे इस जनरेटर की डेप्रीसिएशन, अभी आगे जाके ना सवाल के अंदर मैं एक एग्जांपल बना के एंट्रीज करवा भी दूंगा, ये पहले की भी हुई हैं आपने, लेकिन फिलहाल ज़बानी तो समझ लें ज़रा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे इस जनरेटर की डेप्रीसिएशन है 12 रुपये साल की, 1 रुपया 1 महीने की डेप्रीसिएशन है, तो 11 रुपए की डेप्रीसिएशन जो है वो एक्सपेंस में जाएगी, और 1 रुपए की डेप्रीसिएशन जो है वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, इस कमरे की कॉस्ट में ऐड होगी, मटेरियल, लेबर और बाकी ओवरहेड्स के साथ। 1 महीने की 1 रुपया जो जनरेटर की डेप्रीसिएशन है वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि वहां IAS 16 भी यही कहता था कि अगर आपका कोई एक एसेट किसी दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो गया है, तो जो एसेट इस्तेमाल हुआ है दूसरे एसेट के बनने में, उस एसेट की डेप्रीसिएशन, जितना अरसा वो बनने में इस्तेमाल हुआ है उतने अरसे की डेप्रीसिएशन उस नए एसेट के दूसरे एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। याद है कुछ एक एग्जांपल आगे जाके छोटी सी लिख भी दूंगा, यही इसी तरह से, इसी को मतलब ये जो बोली है यही लिख दूंगा आगे जाके, ठीक है, ताकि ये आपके पास नोट्स का हिस्सा बन जाए, बुक पे आप लिख लेंगे। अब जैसे वहां पर किसी टेंजिबल बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट के अंदर दूसरा टेंजिबल यूज हुआ था, तो उसकी डेप्रीसिएशन इसमें ऐड हुई थी। अगर इस बिल्डिंग टेंजिबल के बनने में कोई इनटेंजिबल यूज हो जाता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा के इन्होंने कमरा बनाया है कि जिस सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज हम कर रहे थे, तो बाकी बिजनेस में वो यूज ना हुआ, वो सॉफ्टवेयर इधर यूज हो गया 1 महीना, तो उस 1 महीने की अमोर्टाइजेशन भी यहां पे चार्ज होनी थी उस वक्त, क्योंकि इंटेंजिबल पड़ा नहीं था तो ये बात बताई नहीं जाती। यानी कि आपके टेंजिबल, आपकी बिल्डिंग बनने में कोई टेंजिबल यूज हुआ या इनटेंजिबल यूज हुआ, उसकी डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अब इस तरफ आ जाए IAS 38 में, अब हमारा इनटेंजिबल इंटरनली जनरेट हो रहा है, ओके, बन रहा है ना, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब इस इनटेंजिबल के बनने में कोई और टेंजिबल या इनटेंजिबल यूज हो जाए तो उसकी डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन इसके अंदर ऐड होगी। अब वो अगली बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर रिसर्च फेज के अंदर वो चल रहा है, इक्विपमेंट, साइंसदानों को आपने इक्विपमेंट दिया हुआ था ना, ये देखो ये इक्विपमेंट किधर गया, इधर ही था, ये सारा इक्विपमेंट वगैरह ये जो लगा हुआ है, ठीक है। अब जब तक ये भाई ये वेला बैठा रिसर्च कर रहा है, तो उतने अरसे की डेप्रीसिएशन तो नहीं रुकती ना, डेप्रीसिएशन नहीं रुकती, पता है ना आपको, चाहे एसिड फारिग भी पड़ा हुआ है तो डेप्रीसिएशन तो नहीं रुक रही है ना, तो जितना अरसा इसकी रिसर्च चल रही है वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जब बुरी डेवलपमेंट चल रही है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और जब वो तो उसने पहले ही बोल दिया ना कि आपने कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना है जब वो मीट करे क्राइटेरिया, जिस दिन से ऑनवर्ड तो सारी कॉस्ट को ऐड करना,
ठीक है ना। तो कौन कौन सी कॉस्ट उसमें हो सकती हैं? मटेरियल या सर्विसेज की कॉस्ट, सैलरीज की कॉस्ट, रजिस्टर कराने की कॉस्ट, और ये आखिरी वाला जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट एंड लाइसेंस दैट आर यूज्ड टू जनरेट द, इसके अंदर एडिशनल बात मैंने आपको बता दी, क्या डेप्रिसिएशन भी तो हो सकती है। इन्होंने इंटेंजिबल के बारे में कहते हैं, कोई इंटेंजिबल यूज हो जाए तो जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो तो टेंजिबल है, वो तो पीपीई होता है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी अगर यूज हुआ है इसको बनाने के लिए तो इसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा बेटा। अब बता देता हूं फिर, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट एंड लाइसेंस, मतलब आप लाइसेंस को छोड़ें, जरा और आसान करें। कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है ना। अब वो सॉफ्टवेयर आपने 10 साल के लिए लेके रख लिया, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स जब भी करते हैं तो उसको यूज करते हैं, तो जितना से जिस प्रोजेक्ट पे यूज होता है उसकी अमोर्टाइजेशन। ऐसे ही लाइसेंस भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हुकूमत ने कहा है कि जी आपने जो एक भी बल्ब बनाना है ना, तो उसके ऊपर जो है वो आपने मिसाल के तौर पर हमें ₹1 देना है, तो ये एक तरह की लाइसेंस फी बन गई। ठीक है ना, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल लाइसेंस चूंकि एक इंटेंजिबल है, उन्होंने 10 साल के लिए आपको लाइसेंस दिया कि आप ही हैं जो यहां पर बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी बीमारियों की वैक्सीन बना रहे हैं, तो कभी सेहत के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, जब भी जो मर्जी करते रहें, आपके पास एक लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस आपको मिला हुआ है 10 साल के लिए कि यहां पे बैठ के आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जब आपने 1 साल एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च की, तो उस लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन उस प्रोजेक्ट पे आप ऐड करें, और फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर वो लाइसेंस वेला पड़ा रहा, वो तो अमोर्टाइज होता जा रहा है। फिर आगे जाके एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ इंटरनली जनरेटेड, उसमें उसको यूज की, लाइसेंस तो है ना। तो जितना अरसा, जैसे ये आसान बात है, जैसे ये इक्विपमेंट पड़ा है ना लैब में, ओहो ये, ऐसे ही लाइसेंस इस नीचे वाली दराज में पड़ा हुआ है। वो दोनों डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज हो रहे हैं। बस जिस वक्त एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है और वो फेज चल रहा हो जब सारी कॉस्ट इंटेंजिबल में ऐड हो रही हैं, तो इनकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी ऐड कर लेना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड, ये कॉस्ट नहीं है। सिंपल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स। अगली बात अभी ना पढ़ो, ठीक है। ये क्या है? ये कॉस्ट का पार्ट, ओवरहेड्स कभी भी नहीं बनते, ठीक है, सेलिंग एडमिन वाले। फिर ये ना कहना ओवरहेड्स, इधर अगर इनका कोई ओवरहेड है ना बिजली वगैरह लेबोरेटरी का, तो वो कर लेना, ठीक है। सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। आइए 16 भी ऐसे ही कहता था। फिर आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज कहते हैं हमारी नाअहली की वजह से कोई नुकसान हो गया, ठीक है। मटेरियल रिसर्च में लगना चाहिए था 2 किलो, हमने जो है वो ऐसे ही बस माले मुफ्त दिले बेरहम साइंसदानों ने ऐसे जाया किया कि वो 2.5-3 किलो लग गया। तो ये इनएफिशिएंसी आई है। ये इनएफिशिएंसी जैसे वहां पे आईएस 16 में कहते थे ना कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो आपका पीएनएल में एक्सपेंस जाएगा, वो एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं होना। ये वही इनएफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। नहीं, एबनॉर्मल होता है ये इनएफिशिएंसी, ठीक है। और अगली बात, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये क्या होता है? वैसे तो इंशाल्लाह आईएस 37 में जाके इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का जो है ना हमने वो जनाजा निकाल देना है, ठीक है। लेकिन चलो अभी इनिशियली जरा, आपने एक इंटेंजिबल बनाया, वो करेला कोला जो बनाई थी, ठीक है। अब वो बनकर बिकना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है ये कड़वा कोला जो है ये अभी सब लोग खरीद नहीं रहे, तो जो सेल्स हुई हैं वो 100 हुई हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट आई हैं, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह, ठीक है, वो जो है वो 130 की आ गई हैं अभी। इसके ऊपर 30 रुपए का आपको क्या आ गया है? ऑपरेटिंग लॉस। तो क्या इस हाँ इनिशियली जो अभी क्योंकि अभी हम जो है वो इस फेज में है, अभी हमारी प्रोडक्ट मशहूर नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी ये क्या आ गया जी, हमें ऑपरेटिंग लॉस आ गया। अब क्या ये लॉस एक कॉस्ट है ना, क्या ये इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड कर दें? उस बेचारे का क्या कसूर है, वो तो बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये आईएस 16 में भी ऐसे ही होता था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है ना बहुत मिलते जुलते ये स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। जो फर्क हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। जैसे कल हमने देखा था डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल, और लीगल लाइफ के अंदर एक्सटेंशन को कब लेना है? जब कॉस्ट जो है रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो तो रिन्यूअल को कंसीडर कर लेना है, वरना नहीं। ये बात समझ आई? तो छोटे मोटे फर्क हैं बस, बाकी तो आसान। और आता कितना ज्यादा आपने देखा था, है जी। अच्छा, तो मुफ्त पास करवाने वाला स्टैंडर्ड है। तो आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड बिफोर एसेट अचीव्स प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। जहां तक हमने सोचा था अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। और उसकी बाद
मशहूर ज़माना, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ, यानी वो एसेट जो चलाने की ट्रेनिंग है वो भी आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी होती, क्योंकि एसेट रेडी टू यूज हो जाता है, उसके बाद चलता है। जब रेडी टू यूज हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर कॉस्ट ऐड होना रुक जाती हैं। फिर उसके बाद वाले खर्चे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में, अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही, ट्रेनिंग को तो वैसे ही स्टैंडर्ड कहता है 38, वो प्रोहिबिट कर देता है कि यार इसको तो कभी भी कैपिटलाइज ना करना ना, आप ट्रेन करो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। एसेट के लिए कंट्रोल करना जो है ये क्राइटेरिया जरूरी है, ठीक है, सही है। अब बीच में एक छोटी सी बात जो कल अप्लाई भी हो गई थी, वो क्या है, आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं कब? तो यूं कर लें, जरा इसको सीधा कर लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अदर ओवरहेड्स, ठीक है जी, क्या है ये? अब आगे यूं कर लेते हैं, इफ सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जरा आसान जुमला हो जाए, आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देन ऐड इन कॉस्ट। आसान अल्फाज में जरा लिख दिया, ठीक है ना। ये जो जुमला था ना आगे, इसकी बजाय हमने ये आसान वाला लिख लिया, वो नहीं भी अंग्रेजी समझ में आती जुमला पढ़ते, वैसे आ गई होगी, इतने बड़े तो आप हो गए, ठीक है। तो अगर आपका ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स को आपने एसेट इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड नहीं करना, लेकिन अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो ऐड कर लेना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो ऐड कर देना। कल वाले याद नहीं, सैलरीज और ओवरहेड सवाल के अंदर, ठीक है। तुम्हारा आज पहला दिन है? नहीं, तुम कल भी आए थे उस्ताद, फिर तुम पिछली क्लास में लेट आए हो, कॉस्ट में आए हो ना, हैं? ये और इसी ने आगे कहा था ना इकबाल, नहीं इकबाल, ये तुम ही थे ना इकबाल, ले हैं, यानी तुम इस क्लास में भी लेट आए हो, तुम उसमें लेट आए थे, तुम इसमें भी लेट आए हो। नहीं वैसे आज 5वां दिन है। अच्छा, YouTube पे लेक्चर अपलोड हो रहे थे, आप कहाँ से आए हो? डेरा गाजी खान में सब कुछ चलता है, नगरी नगरी फिरता हूं मैं, यही नहीं चलता। अच्छा जी, जी बेटा, बुजदार साहब उधर ही है आजकल? अच्छा, लोग तो बड़े तेज हो फिर। जी बेटा, क्या? ट्रेनिंग इंटेंजिबल को जनरेट करने के लिए ट्रेनिंग, ये मतलब आप शायद ज़बरदस्ती ये कहना चाह रहे हैं कि जो साइंसदान इंटेंजिबल बना रहे हैं उनको तो जो पे कर रहे हैं वो वैसे ही हमने इंटेंजिबल कॉस्ट का पार्ट बनाया, वो तो सैलरी टाइप हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनको कभी भी ऐड नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये पढ़ लिया था, ये तो मैंने बताया था। उसके बाद कुछ और भी मैंने थोड़ी सी थ्योरी आपको दी थी, ये मैं आज पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ से आपने घर से इसको पढ़ना है, ये एक सवाल में ना अप्लाई करवा दूंगा, फिर घर में आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको लिख लें, बल्कि मैं खुद ही इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ आप भी लीजिएगा जी। कौन से पेज पे मैंने कहा था होमवर्क कुछ और भी थ्योरी पढ़ने वाली रहती थी, जल्दी बताओ ना, अभी काम तो होता है आज। ओ यार, बुक वाला मसला आज भी है भाई, पॉज करना जरा भाई, मोबाइल वाले भाई, ये मोबाइल ना आप छोड़ के आया करें जी बच्चों। अच्छा जी, कल आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, पास पेपर 5 और पास पेपर 17। इसमें आपने एक्सप्लेन करना था, जो कि उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब ज़रा क्विकली इसको कोई एक सवाल में मैं इसमें करवा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद 17 को सिर्फ पढ़ लेंगे, सोल्यूशन से देख लेंगे, थोड़ी आदत पड़ जाए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं मज़ीद क्या करना है। जी बच्चों, खामोश हो जाएं प्लीज़। राइसिन इंटरनेशनल इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11 इज एज फॉलोज।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 11। हमारा साल 31 दिसंबर 11 वाला है जी। पास पेपर 5 का बी पार्ट है। ओके, अब किताबें अगर किसी के पास हैं। अच्छा जी, किताबों के बारे में अर्ज़ करता चलूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था कि किताब वॉल्यूम 1 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है और रिसेंट टाइम डालनी भी होगी तो वो मैं फिर बड़ी ईद की छुट्टियों में अलग से वो करके दूसरे वॉल्यूम में डाल दूँगा अगर पहले ना आया तो, ठीक है। और किताब अगर किसी के पास पुरानी है या किसी से उनको मिल सकती है तो बेशक यूज़ करें। वॉल्यूम 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बेशक आप ना लीजिए, वही किताब है सेम टू सेम, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये पेज 254 पर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। तो ये 11 वाला सवाल ही है और वो कह रहा है आर एंड डी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 11। ऑन यकम अक्टूबर 11 द इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड। मिसाल के तौर पे कोई वीडियो गेम होगी जो हमने बनाकर लॉन्च कर भी दी। अब अगर ये इस दिन कमर्शियली लॉन्च हो गई है तो इसका मतलब नहीं, इसका पहला मतलब ये है कि ये कंप्लीट हो गया इंटेंजिबल। ये 30 नवंबर या यकम अक्टूबर पर, दो एक ही बात है, ठीक है। 30 सितंबर पर या यकम अक्टूबर पर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ। तो ये यकम अक्टूबर तक आपने कहानी रोकनी है, यकम जनवरी से यकम अक्टूबर, ठीक है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 7 साल। तो अक्टूबर से ऑनवर्ड्स यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने अब इसने अमोर्टाइज होना है तो उसके लिए ये 7 साल लाइफ इस्तेमाल होगी। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड आर एज फॉलोज। रिसर्च वर्क एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट वर्क देखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, और ये भी देख लेंगे। बहरहाल टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब आगे कुछ बताया नहीं उसने जी, देखें आगे तो एडजस्टमेंट डिफरेंट आ गई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो गई कहानी। अब मुझे बताएं, वो कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यकम जनवरी को स्टार्ट हुई है। अब इसमें कब तक रिसर्च चली और कब डेवलपमेंट शुरू हुई ये तो नहीं बताया। रिसर्च के लिए उसने अलग से बता दिया 4.5, हमने कहा ये तो एक्सपेंस होगा। अब डेवलपमेंट किस दिन स्टार्ट हुई और डेवलपमेंट अच्छी वाली है बुरी वाली है, अगर कभी सवाल के अंदर ये बात ना पता चल रही हो तो क्या अज्यूम किया करेंगे? हाँ जी, इसका मतलब अगर 6 क्राइटेरिया का नहीं बताया तो फिर अज्यूम करेंगे कि 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका हुआ है। शायद दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होंगी, ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट तो वैसे ही टोटल है ना। अब इसके बारे में आपने अंग्रेज़ी में लिखना है और कैसे लिखना है अब वो देख लें ज़रा। एक्सपेंस वालों को बाद में लिख देते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, यानी एक्सपेंस वालों को बताएंगे और कैपिटलाइज होने वालों को भी बताएंगे, ठीक है। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों ने लिखा है, लिख कर देखा भी होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो अब मैं बाद में देखूंगा, कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कर देना है। लिखो, लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख लिया था। फिर चलो सुन लो, अगर अच्छा लगे तो लिख लेना, एक आधा लिख लें। मैं कहता हूँ चलें मिलकर हम। आपने पता नहीं वहाँ से क्या पहले सोल्यूशन देखा था फिर लिखा था? अच्छा, पहले लिख कर फिर सोल्यूशन देखा था तो कितने % सही निकला? काफ़ी हद तक सही होगा। चलो फिर अब सुन लो, चलो ठीक है, सुन लो मैं किस तरह से बता रहा हूँ जी। लिखेंगे हम एज द न्यू प्रोडक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, बल्कि ये तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बल्कि आप उसको यूँ लिखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी, ठीक है। रिसर्च वर्क ऑफ 4.5 एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ ऑफ 0.5 मिलियन। इसके बारे में यूँ लिखेंगे IS 38 प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसर्च वर्क एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ as cost of intangible, therefore it shall be recorded as expense. It shall be recorded as an expense when incurred in statement of comprehensive income. अब ये बात मिलती जुलती सॉल्यूशन में है,
बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन को रट्टा लगाने की, क्योंकि सोल्यूशन हर दफ़ा ही चेंज हो रहा होगा, सोल्यूशन बनाने वाला हर दफ़ा बदल रहा होता है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये आपको सोल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये सजेस्टेड सोल्यूशन है। आगे भी कहते हैं ना कि ये क्या है, सजेस्टेड सोल्यूशन। ओके, अच्छा, उसके बाद अब अगली बारी आती है इस 9.8 की, तो इसके बारे में यूँ लिख लोगे, ठीक है, कि इट शैल बी इनिशियली the product shall be the new product shall initially be recorded at its cost which shall be recorded या which shall be calculated as follows। उसके बाद नीचे इसी तरह से टेबल बना लेंगे, पहली लाइन में लिख लेंगे डेवलपमेंट वर्क 9 प्लस, या इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन 0.8 तो इज इक्वल टू 9.8। लेकिन अब ये जो इंटेंजिबल बन गया है ना, इसके बारे में अब अगली डिस्कशन भी करनी होती है, ठीक है। अगली डिस्कशन क्या करेंगे, हाँ जी, दिस इंटेंजिबल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ ऑफ 7 years, देयरफॉर इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर। अब लीगल लाइफ नहीं गिवन तो खाम में उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे लीगल लाइफ गिवन है, सिर्फ एक ही लाइफ गिवन है, तो चुप करके यही बता दो कि इसके ऊपर हमने इसको अमोर्टाइज करना है। खुद से ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना कि अगर लीगल लाइफ होती तो ये होता, तो वो फिर उसके अंदर एक्सटेंशन, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब आप क्या लिखोगे कि दिस द इंटेंजिबल हैज़ a definite life of 7 years, therefore it shall be amortized over 7 years, and अब आगे बताओ, and an amortization expense amounting to rupees, बताओ क्या आंसर आता है, 0.35 shall be charged to profit and loss account या statement of comprehensive income for the year ended 31 दिसंबर 2011। ठीक हो गया। और अगर और भाई कह रहे हैं बढ़ा लो बात, तो एक लाइन और लिख देंगे, एंड दिस इंटेंजिबल विल अपीयर इन बैलेंस शीट नेट ऑफ, ये वाली फिगर लिख देंगे, ठीक है, सही है, बस ये जवाब है। उसके अलावा जी अच्छी बात है। अब 11 नंबर के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, 11 नंबर में ये 4 पॉइंट्स है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये लाइन, एक लाइन में अगर ये बात लिख लें तो लिख लिया करें। ये भी अब आगे ना इसके अंदर एक सफ़ा ऐसा मौजूद है, इस चैप्टर के अंदर एक सफ़ा ऐसा मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है हाउ टू राइट थियोरेटिकल क्वेश्चंस इन एग्जाम, जिसके अंदर ये लाइन पहले डाली है, उसको भी शॉर्ट करके लिखना। तो अगर एक लाइन में लिख लो तो ये अच्छी चीज़ है कि लिखा करो, लेकिन अभी मैंने वो चीज़ आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दी थोड़ी सी, अभी आपको वही जवाब दिया जो पढ़ाया हुआ है। आप कोई भी एसेट कब रिकॉर्ड करते हो, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हो और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। ये वाली लाइन उन्होंने लिख देनी है जब भी कभी इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है, लेकिन मैं जब स्टैंडर्ड से पढ़ा लूँगा, ये 1-2 सवालों में और करवा लूँगा, तो फिर ये मैं डालने लग जाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल आप इसको ऐड कर सकते हैं स्टार्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, 1 में और को मसला 2 देखें जी। Right to manufacture a well-established product under patent for a period of 5 years was purchased on यक्का मार्च 11 for 17 मिलियन। ले जी, राइट टू मैन्युफैक्चर मतलब किसी का मैन्युफैक्चरिंग राइट आपने लिया है, ठीक है, और कुछ अरसा 5 साल के लिए लिया आपने, ठीक है, 17 मिलियन का। अब वो कहता है द पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, भाई आपको वो पेटेंट 5 साल के लिए मिला है और उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो होगी ना, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ठीक है, कोई चीज़ है ऐसी जिसकी जो आपने जो है वो कहा है, उसके जो ओनर था उसको कहा यार अब तुम बनाना बंद करो, ये तुम हमें दे दो फॉर्मूला, ये अब हम बना के बेचेंगे, तुम आराम करो, तुम्हें हम इसके 17 मिलियन देते हैं, जाओ जो है ना 5 साल जाओ ज़रा यशी मार के आओ, ठीक है। अब वो कह रहा है इस पेटेंट की यूज़फुल लाइफ कितनी है, 10 साल। भाई हमें उससे क्या, हमें तो वो 5 साल के लिए मिला है, क्योंकि लीगल लाइफ क्या है 5 साल, ठीक है। लेकिन पता नहीं आगे कहीं कोई एक्सटेंशन ना हो, पढ़ते हैं आगे। कहता है RI हमारे कंपनी की बात कर रहे हैं, हैज़ द ऑप्शन टू रीन्यू द पेटेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years फॉर अ सम ऑफ, भाईजान 17 के मुकाबले में 12 क्या मिनिमल है? अगर मिनिमल नहीं है तो फिर हम लीगल लाइफ 5। अच्छा, अब यहाँ पे पूरी बात करनी है, क्योंकि उसने लीगल लाइफ भी दी है और उसने रिन्यूअल का ऑप्शन देकर रिन्यूअल कॉस्ट भी दी है। अब हमने इसको नहीं लेना, इसके बारे में बताएंगे कि ये मिनिमल है इसलिए नहीं लेना। फिर उसके बाद हमने ये भी बताना है कि हम शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूज़फुल लाइफ के ऊपर जो है वो इसको, वैसे ज़रा कैलकुलेशन तो कर लेना चलें कि आपकी जो यूज़फुल लाइफ है, पहले बताओ आपकी लीगल लाइफ कितनी है?
ये एंट्रीज करनी नहीं होती, ये आपको समझाने के लिए मैं सवाल में कर देता हूँ, ठीक है ना। लिखना, एक्सप्लेन वाले में लिखना ही है, ठीक है, डायरेक्ट करो, कोई मसला नहीं है। तो लीगल लाइफ 5 जमा 0, समझ आती है। ये क्यों 0 है? क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, इसलिए रिन्यूअल को ऐड नहीं करेंगे। अब ये हमने लिखना है बाद में, लेकिन फिलहाल ज़रा न्यूमेरिकली करें, ज़रा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, शुरू है, ठीक है। उसके बाद अब जब ये निकल आई है लीगल लाइफ, एक्सटेंशन को, ये रिन्यूअल को कंसिडर करने के बाद ये फाइनल लीगल लाइफ निकल आई है। अब आप बताओ सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है? 10 ईयर्स। तो इनमें से शॉर्टर क्या है? तो शॉर्टर के ऊपर आपने इसको अमोर्टाइज करना होगा। अब पहली एंट्री करेंगे आप, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 17 मिलियन से, ये आपने उसको दे दिया था, बंदे को कहा था जाओ। उसके बाद अगली एंट्री आप करेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब इसमें आपने 17 को 5 साल पे डिवाइड किया और यकम मार्च को आपने ये राइट लिया है, 2 महीने पहले तो था ही नहीं, तो 10/12 जी 8.3। बस ये आपने ना अब लिख के बताना है। ये एंट्रियाँ कोई नहीं करनी है, एंट्री में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बच्चा एंट्री कर रहा है, उसको कोई नंबर नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो बात बढ़ गई है जी, अब आप बड़े हो गए हैं। आई कैप कहता है अब आप बड़े हो गए हैं, गल बढ़ गई है, ठीक है ना। अब वो ये कहता है बात वही है, देखो कॉन्सेप्ट ये सारा वही है, ये सारा कॉन्सेप्ट जिसको है वही एक्सप्लेन करेगा ना, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ी भी लिखवाने लग गया, बड़ा पसंद करता है FAIR 2 के अंदर इस चीज़ को। तो बहरहाल जिस टॉपिक के अंदर इस तरह से टेस्टिंग होती है पॉसिबली, उसको हम ऐसे करते रहते हैं। आपने देखा, हमने एंट्रीज़ की, हमने नोट भी बनाया। अब हम जो है वो 2 दिन हो गए डिस्कशन वाले सवालों में चल रहे हैं। अब इसके अंदर मैं ज़रा हाइब्रिड अप्रोच लेके चलूँगा, यानी क्वेश्चन पढ़ के हम एंट्री भी कर लिया करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में भी, और फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। पर्चे में आपने एक्सप्लेन वाले को एक्सप्लेन ही करना है, लेकिन यहाँ चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कभी एंट्रीज भी मांग ले, ठीक है, ओके। अब इसको हम एक्सप्लेन करने लगे हैं जी। आपने जो लिखा हुआ उसको कंपेयर कर लेना, अगर बेहतर लगे तो फिर मुझे बताना, फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि जो बोला था वही वही बोल दूँ, ठीक है ना। तो वो लिख लेना जी। लिखेंगे हम ये क्या है, नहीं नाम क्या है, राइट टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं कि द राइट टू मैन्युफैक्चर बीइंग अ परचेज्ड इंटेंजिबल, द राइट टू मैन्युफैक्चर। ये लाइन यहाँ पर वो वाली डाल सकते हैं जो भी बच्चा कह रहा था, ठीक है ना, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉबल कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल, ठीक है। वो फिट अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि मैंने वो पढ़ाई नहीं थी उस थ्योरी में से, ठीक है ना। तो या चलें अब कर ही लेते हैं, अगर बात हो गई है तो एक लाइन इसमें ऐड अगर इसमें भी करना चाहें तो हम यूँ कहेंगे कि द राइट टू मैन्युफैक्चर इज प्रोबेबल टू गिव बेनिफिट इन फ्यूचर एंड इट्स कॉस्ट of 17 million is reliably measurable, therefore this purchased right to manufacture will be recorded at। वैसे तो वो मतलब ऐड कर ले तो अच्छा है, ना भी करे तो वो जुमला छोटा करेंगे, लेकिन अगले सवालों में जाकर, क्योंकि आपको वो थ्योरी वाला सफ़ा दिखाऊंगा ना, उसके अंदर वो 4-5 लाइनें बन रही हैं। ये जो क्राइटेरिया मीट करे तो रिकॉर्ड कर लो वाली बात है इंपॉर्टेंट, आई कैप लिख देता होता है, ठीक है। लेकिन अभी रहने दो, बाद नहीं करवाता है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ज़रा कॉन्सेप्ट पक्का कर लेना चीज़ों का, और लिखना उसको स्पेसिफिकली आ जाए, ठीक है ना। फिर जब भी कभी रिकॉर्ड करना हुआ करेगा इंटेंजिबल तो वो लाइन ऊपर फिट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इधर ही रहें जी, ये ना हो इससे निकल के आगे चले जाएं। यूँ लिखेंगे राइट टू मैन्युफैक्चर बीइंग अ परचेज्ड इंटेंजिबल शैल बी रिकॉर्डेड इनिशियली एट इट्स कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड। हाँ, कोई और चीज़ ऐड नहीं होनी, वाह, which is 17 million in this case, ठीक है। तो it shall be recorded initially measured at its cost which is 17 million in this case, full stop के बाद अब अगली बात लिखेंगे। अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब इसकी अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करनी है, तो अब हम उसके बारे में कहेंगे कि द इंटेंजिबल shall be amortized over shorter of its useful life और legal life, full stop के बाद फिर आगे बढ़ाएंगे बात और लिखेंगे legal life is 5 years and extension option is not added because renewal cost is not minimal, ठीक है जी। अब ये हमने क्या बताया, लीगल लाइफ कितनी है, 5 साल। अगली बात आप कहेंगे यूजफुल लाइफ इज 10 years and shorter is legal life, therefore this intangible shall be amortized over
5 years, ठीक है, और एन अमाउंट ऑफ, और आगे इसी कंटिन्यू करोगे ना, एंड एन अमाउंट ऑफ ₹2.83 ब्रैकेट में ये लिख कर दिखाओगे वहाँ पे लिखते हो, क्योंकि ये एंट्री तो नहीं करनी, ठीक है, एंड एन अमाउंट ऑफ एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू, जैसे भी लिख लें 2.83 ब्रैकेट में ये लिख कर शैल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों एसेट्स की बात करते हुए साथ ही मैं ये बात कर दूं, क्या इन दोनों के बारे में को अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करने की ज़रूरत है? इम्पेयरमेंट की डिस्कशन करने की ज़रूरत है? क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इन प्रोग्रेस है, ना इंडेफिनेट वाले निकले हैं ना। अच्छा चलो, ये तो हो गया कि स्पेसिफिक केस होते, क्या दूसरे इंटेंजिबल्स इम्पेयर हो ही नहीं सकते? तो उनके केस में इंडिकेशन होनी चाहिए थी, इन दोनों के अंदर कोई इंडिकेटर वगैरह शुबे की बात कोई नहीं है, ठीक है। चलें आगे, पॉइंट नंबर 3, RI हैज एक्वायर्ड आ ब्रांड, एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड, ठीक है, तो ये परचेज ब्रांड भी है, तो इसको हमने कैपिटलाइज करना होता है, ठीक है जी। 2 मिलियन, द कॉस्ट वाज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 11, द लाइफ ऑफ ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years करंटली। इसको 1 मिनट के लिए ज़रा साइड पे रखें, ठीक है जी। अब सिर्फ इतनी सी बात करें, सिर्फ इतनी सी बात देखें और इसके बारे में जवाब देना है हमने, तो क्या जवाब देंगे, ठीक है। द परचेज्ड ब्रांड, द परचेज्ड ब्रांड शैल बी कैपिटल इनिशियली मयर्ड या कैपिटलाइज एट इट्स कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन, ठीक है जी, एंड इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ, अब जून में आया ना, तो जून से ऑनवर्ड 7 महीने बनते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जितना भी आता है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ, बच्चे बता रहे हैं जी, आप यूं करके बताएं हमें, इंटू 7/12 कितना आता है? 0.12, ठीक है। तो आप यूं लिखेंगे, एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 0.12 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L, ठीक है, इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, SOCI लिखा करें, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने छुपाई है, इसका क्या करें? इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो, वो कहता है RI इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन, छोड़ो यार इनू, ये तो ऐसे ही है, फरवरी में करेंगे तो फिर क्या करेंगे तो ये फरवरी अगले साल आना है, क्योंकि ये अभी जून में आया, ओके। जब होगा भी एडवर्टीजमेंट तो भाई इधर देखो, तो वो भी क्या हो जाना है, एक्सपेंस आउट। अब इस लाइन का क्या करें? कहता है करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड। देखें, जो बात मैंने ऊपर की है ब्रांड के बारे में, वो बिल्कुल ठीक है। आपने परचेज किया तो किसी एक्सपेक्टेशन की बेस पर ही परचेज किया, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स 10 साल के लिए प्रोबेबल थे, इसीलिए उसको मोटाइज भी कर दिया है। लेकिन इस वक्त करंटली एक्टिव मार्केट नहीं है और वो एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन करेंगे भी, सही उनका इरादा है। तो बस इस लाइन से एक शुबा ये पड़ता है कि हो सकता है इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें, ये कहीं इम्पेयर ना हो गया हो। ये लाइन तो यही बताती है, एक्टिव मार्केट नहीं है अभी ज़्यादा, ये लाइन तो यही बताती है कि शायद इसकी रिकवरेबल अमाउंट थोड़ी कम हो गई हो। तो ज़बरदस्ती खींच तान के इस लाइन का सिर्फ यही मतलब निकल सकता है कि मैं इसको एक इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट मानूं। अगर एक ब्रांड आपने लिया है और अभी वो उसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है और उसकी आप कंपेन करने का सोच रहे हैं मार्केटिंग की, तो मतलब हो सकता है आपने जो पैसे लगाए हैं अब उतने रिकवर ना हो रहे हो, तभी आपको थोड़ी टेंशन हो रही है, आप एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो खींच तान के इस लाइन को हम इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट कहकर इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। तो एक जुमला अब आगे, अगर आपने नहीं घर पे लिखा था तो अब ऐड कर लें कि as there is no active market for the brand, as currently there is no active market of the brand, it shall be tested for impairment. अब ये वो वाला नहीं है 3 में है जिसको एनुअली इंपेयर करते थे, अमोर्टाइज वाला है, लेकिन एक इंडिकेशन सी नजर आई है इस लाइन की वजह से, तो मैंने कहा चलो एडिशनल लिख लेने में तो हर दिन नेगेटिव मार्किंग तो नहीं ना होती, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? शुरू में रट्टा पूरा कराओ,
है। करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड, देयरफॉर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। यहाँ पे नहीं रुकना, आगे एक दो लाइनें और लिखो, दो जुमले, दो तीन लफ्ज और लिखोगे तो आपका बहुत वजन बढ़ जाएगा। इम्पेयरमेंट कैसे टेस्ट, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हो, बस ये लाइन लिख देनी आगे, बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग, इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग इट्स बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो जब भी कभी आपने इम्पेयरमेंट के बारे में लिखना है ना, तो सिर्फ ये नहीं लिखना इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, बल्कि आपने यूँ लिखना है इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग रिकवरेबल अमाउंट विद बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। अभी जब हमने खरीदा तब भी उसकी एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं है, उसकी प्राइस कम थोड़ी, अब आगे हमने मूव करनी है मार्केटिंग बेटा तो नहीं निकलेगी ना, नहीं इम्पेयर होगा ना, मैक्सिमम यही है ना। तो बाकियों में भी ये बात निकलेगी, बाकियों में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी होती, बाकियों में ऐसी कोई लाइन नहीं, ऊपर कोई लिखा हुआ है ये वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट हम खरीद के लाए, कहीं लिखा हुआ है इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। हमने ऊपर ये लॉन्च कर दिया इंटेंजिबल, कहीं लिखा हुआ है इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है अभी, तो फिर ऐसे ही हर जगह पे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे ही किसी जगह पे लिखेंगे, या मैंने लिख लिया आपने छोड़ दिया, कोई नहीं, एक नंबर आपका कम मेरा एक ज़्यादा हो जाएगा, यही फ़र्क है ना, यही तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में। लेकिन इसी के केस में आ सकता है ना बेटा, जहाँ पे वो कह रहा है कि इंटेंजिबल लेकर आए हैं और अभी नहीं नज़र आ रही है उसकी कोई ऐसी जान, मार्केट उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर आपने जो खर्चा किया है चेक कर लो, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया है, बोलो मिसिंग तो नहीं कर गए। नेक्स्ट आगे चलें, लास्ट इज इन September 10 RI developed a new production process and capitalized it as an intangible asset at सितंबर में डेवलप्ड न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल एट 7 मिलियन। ये तो पुरानी बात है, तो कैपिटलाइज हो चुका है पिछले साल में ही, ये तो पिछले साल में इंटेंजिबल है। चलो फिर हमें क्या कह रहे हो भाई तुम, द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे वो बात करेंगे, मोर्टाइज नहीं करना और इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारना है, और वो अगली लाइन लिख लेना बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अच्छा फिर बात रुकी नहीं है, आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग 11 RI incurred further development expenditure of 3 million on the new process which meets the recording criteria for capitalization of an, हाँ जी, अब कॉस्ट में ऐड करेंगे। मैंने कल जाते जाते एक बात की थी ना कि आपकी 70 सीटर बस थी, आपने पीछे वाली दीवार उसकी जो वो काटी तोड़ी और पीछे 10 सीटें और लगा के नई दीवार नया फर्श डाल दिया, अब आपकी वो 80 सीटर बन गई। तो आपने कुछ खर्चा ऐसा किया है जिससे आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाए। ऐसे खर्चे जो होते हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, बाद में एसेट कॉस्ट में ऐड हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इंटेंजिबल में भी उन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट का खर्चा किया है जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, चलो छोटे मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो वो कहता है ये 3 मिलियन उन्होंने ऐड किया है, न्यू प्रोसेस मीट करता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, तो उसको अब क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप यूँ लिखेंगे कि द फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया विच इज़, चलो विच इसको छोड़ो, ऐसी फिलहाल चलें, तो वो लाइन अभी मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, देयरफॉर इट शैल बी एडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एंड द इंटेंजिबल विल अपीयर एट 10 मिलियन, आगे ब्रैकेट में यूँ लिखोगे 7 + 3, ठीक है। एंड दिस इंटेंजिबल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट इट्स कैरिंग एट अ कैरिंग वैल्यू, या यूँ लिख लें, या 3 मिलियन शैल बी एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹7 मिलियन एंड इट शैल अपीयर इन बैलेंस शीट एट ₹10। ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। यूँ लिखें, दोबारा सुने, ठीक है। ये फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ, मतलब आपने लिखा हुआ है, साथ लिख नहीं रहे, मैं तो इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ, वो लिखवाना चाहे तो लिखवा लीजिएगा। फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन as further development expense of 3 million meets the recording criteria, therefore it shall be added to the carrying amount of intangible and shall appear in balance sheet SOFP at ₹10 million। ब्रैकेट में लिख दोगे 7 + 3। यहाँ तक बात आ गई। उसके बाद अब वो अगली बात करें, ठीक है, क्या कहेंगे, एज दिस इंटेंजिबल हैज इनडेफिनिट, अच्छा नॉन डेफिनेट वगैरह नहीं लिखना, ये अल्फाज ऐसे ही लिखने हैं, डेफिनेट
ठीक है, डेफिनेट नहीं लिखना। स्टैंडर्ड ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो लाइफ सही पता हो उसको फाइनेट कहते हैं, और ना पता हो तो इनडेफिनेट नहीं कहना आपने, ठीक है, वो डेफिनेट नहीं कहना, इसके मुकाबले में इनडेफिनेट नहीं पता और फाइनेट पता है, ठीक है ना। तो अल्फाज ये इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड के अल्फाज, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कौन सी लाइफ है जी, इनडेफिनेट है, बोलो। अब इसके बारे में लिखो, एज दिस इंटेंजिबल हैज एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, देयरफॉर इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली बाय कंपेयरिंग कैरिंग वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। मेरे ख्याल में 11 नंबर के लिए इतना लिखना बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 17वां दिया था, 17वां था ना, हैंडआउट्स आए हैं भाई, देना शुरू करो इनको, क्योंकि अब ये 17 तो हो जाए ना। हाँ जी, इसका क्या हाल है, कैसा रहा ये इजी था। अच्छा देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखो मार्च 22 में ये नॉन रिसेंट सवाल है, तो पढ़ना चाहिए। 4-4 दिन अगर लेट आएंगे ना आप क्लास शुरू होने के बाद, तो फिर आप क्या सीरियस हैं, आप खुद सोचें, ठीक है। हमने इन 4 दिनों के अंदर, लेट आने वालों, हम इस काबिल हो गए हैं कि हम ये टॉपिक जो है वो, और पहला लेक्चर जब आप लेंगे ना तो आपको पता लगेगा ये IAS 38 जो है ये पिछली 5 अटैम्प्ट में सिर्फ एक दफ़ा मिस हुआ है। दिखाऊं आपको, दिखाऊं क्या आप लोगों को, दिखाऊं क्या आप लोगों को, ये देखो मैं दिखाता हूँ, नहीं अब तो मैं रेड कर रहा हूँ इसको, ये जनाब IAS 38 है, रेड नज़र नहीं आएगा, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये IAS 38 है जनाब ये, ठीक है। उन्हें क्या बस, मेरी बस जी, हर अटैम्प्ट के अंदर नज़र आ रहा है, अब नहीं नज़र आ रहा, ठीक है जी। 2 साल के बाद अब एक दफ़ा मिस होता है, ये कहोगे तुम, यही सोच आई कि अभी चेक कर रहा होता है कि बच्चों की होगी। अच्छा यार, ये हैंड आउट ना बांटने में इतना मसला नहीं होना चाहिए, या तो ना बांटें या खामोशी से, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए जी, बहुत रेगुलरली ये अपीयर होने वाला सवाल है, और हमने ये टॉपिक कर लिया है। अब तो बस ऐसे ही हम जो है वो टाइम पास कर रहे हैं आजकल। ओके, एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ये बड़ा मसला आपको लगता होता है नॉर्मली अकाउंटेंट्स को ना। खामोश हो जाए जी, यार शरीफ आदमी लगते हो मुझे, लगते ही हो बस। अच्छा, इन 2020 AL started development of a 2020, हम 21 में खड़े हैं। अच्छा जी, पता नहीं 2020 में क्या करना है अब। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट ऑन, चलो मेहरबानी, इसका मतलब इससे पिछले साल में जो हुआ हमारी बला से वैसे ही बाढ़ में जाना था, लेकिन वो एक्सपेंस है। थोड़ा सा मसला ये हो सकता था, आज सवाल बदल के देता तो वो पिछले साल में अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करवा देता तो फिर पिछले साल की कुछ कॉस्ट देता, जिसको हम कैपिटलाइज करके ओपनिंग बनाते हैं ना, वर्क इन प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन, इन प्रोग्रेस। लेकिन शुक्र है उसने कहा शुरू तो काम 20 में किया था, लेकिन क्राइटेरिया मीट हो रहा है 1 जनवरी से, तो बस हमारी कहानी भी यहीं शुरू हो रही है, ठीक है। ऑन दिस डेट AL started development of a plant which completed in 3 months. It is a pilot plant for testing of new product and is not of a scale economically feasible for commercial. AL incurred cost of 3 million on design and 7 million on construction of plant, and it expects to operate the plant for 2 years till end of development phase. अगले 2 साल तक डेवलपमेंट चलनी है। इसका मतलब ये जो न्यू प्रोडक्ट बन रही है ये CWIP होगी, अमोर्टाइज नहीं होगी तो फिर इम्पेयरमेंट से गुजरेगी। और उसके अलावा ये जो पायलट प्लांट होता है ना, ये पायलट प्लांट ये डेवलपमेंट फेज में था। इसकी कल पढ़ाया था, वैसे पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। इसका डिज़ाइन हो, इसकी कंस्ट्रक्शन हो, और इवन इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट हो, ये डेवलपमेंट के अंदर तीनों लिखी हुई थी। कहते हैं तो दिखा देता हूँ, कल दिखाई थी तीनों, ठीक है। तो आप डेफिनेशन के बाद जो एग्जांपल्स, डेफिनेशन के बाद क्राइटेरिया आ रहा है किताब में, उसके नीचे एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, उनके अंदर आप वो पायलट प्लांट वाले पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके दिखाई थी, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट। यानी आपने पायलट प्लांट इस
क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फेज के अंदर पहले इसको डिज़ाइन किया, फिर उसको बनाया और फिर उसको चला रहे हैं, तो ये सारे काम ही उस डेवलपमेंट फेज के अंदर हो रहे हैं। तो ये सारे खर्चे जो हैं ये डेवलपमेंट फेज के खर्चे हैं। अब अगर तो इस फेज में 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका है तो आप इन खर्चों को कैपिटलाइज करेंगे, और अगर अभी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, प्लांट कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, चलाने भी लग गए, लेकिन अभी क्राइटेरिया को एक आधा मीट नहीं हुआ 6 में से, तो फिर आप इन खर्चों को क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। अब सवाल ने बता दिया था पहली लाइन में ही कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो है वो 1 जनवरी 21 को मीट हो गया था, और वो कह रहा है ऑन दिस डेट, 1 जनवरी 21 पर, ऑन दिस डेट AL started development of plant which completed in 3 months। तो जनवरी फरवरी मार्च में ये बनता रहा होगा, तो 3 मिलियन इसके डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन पे 7 मिलियन लग गए। उसके बाद ऑपरेट होना शुरू हो गया और सारा साल होता रहेगा और आगे भी चलेगा, क्योंकि 2 साल तक डेवलपमेंट चलनी है। तो ये तीनों खर्चे जो हैं कैपिटलाइज होने हैं, ठीक है, 3, 7 और 5, ठीक है। अब इसके बारे में जो हमने लिखना है वो कैसे लिखना है, ये कुछ भी नहीं है। वैसे दिखा भी दूँ एक दफ़ा और फिर यहीं से सवाल वो बना भी देता हूँ। ये देखें, ये रख के दांत किधर है? अच्छा जी, अब ये देखें जी, डिजाइन कंस्ट्रक्शन, डिजाइन कंस्ट्रक्शन होते सही थी, डिजाइन आगे जाके मैंने समझ आ गया नहीं सी, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट रिलेट्स टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज and as the recording criteria is met on 1 January 21, these costs shall be capitalized। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ही फिगर्स डालने, इकट्ठा करना है, या यूं कर सकते हैं, these shall be capitalized at a cost of, और नीचे ये तीनों लिख दें ऐसे करके, या इससे इजी तरीका क्या है, यूं लिख दें, यूं भी लिख सकते हैं आप। ये देखें, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट अमाउंटिंग टू 15, ब्रैकेट में फिर तीनों लिख दें, ठीक है, रिलेट्स टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज ऑलरेडी मेट ऑन 1 जनवरी 21, देयरफॉर दीज कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल, फुल स्टॉप। ठीक है। अब अगली बात, क्योंकि उसने ये इंडिकेशन दे दी है कि ये अगले 2 साल तक डेवलपमेंट चलनी है, तो ये अगली बात हमें पता लग गई कि ये रेंट के ऊपर ये क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब इसके बारे में आप कहोगे कि एज द इंटेंजिबल इज इन प्रोग्रेस देयरफॉर इट शैल नॉट बी दिस कॉस्ट, जो 15 जो भी था 15 मिलियन थी ना, दिस शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड बट इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग, बाय एनुअली कर रहे हैं, ये रेंट पे कर रहे हैं ना, ठीक है। सो इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट ऑन 31 दिसंबर, कौन सा देख के बता दो, 31 दिसंबर 21 बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो आप लिखें, उन्होंने नहीं लिखा हुआ तो आप लिखें, ठीक है, हाँ लिखें, लाजमी लिखें। क्यों नहीं है ऐसा, तो अब आईक्यू का सोल्यूशन कभी जो वेरी कर जाए तो हम अपना असूल क्यों छोड़ें। ये पक्की बात है, स्टैंडर्ड की बात पढ़ाई है आपको, ठीक है, कि अगर आपका इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है तो इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली विदाउट एनी इंडिकेशन। तो जब सवाल में आ गया वो, तो वो मिस करके अगली बार वो दे देगा, फिर कहेगा बच्चों ने ये लिखा नहीं था, कमेंट्स में लिख भी देगा, बच्चों को पता ही नहीं था, वो मिसिंग हो जाती है, कभी हो सकता है, हो गया हो, ठीक है। बेटा पायलट प्लांट के बारे में पहले क्लास ले लो, अगर कल तक की क्लास लेने के बाद भी समझ ना आए तो फिर पूछ लेना, अब बाकियों का टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। वैसे पायलट प्लांट छोटा प्लांट जिसके ऊपर तजर्बे कर लेंगे, और फिर जब चीज़ बन जाएगी तो फिर बड़े प्लांट उस तरह का लगा लेंगे, थोड़ा सा ऐसे बताया, अब मजीद ना पूछना है। नेक्स्ट, तो समझ आ गई है ना, वैसे गुजारा ही करना है बस, दुनिया गुजारे की जगह। नेक्स्ट,
मैचिंग की आज से, लेकिन वो नहीं लगा हुआ मेरा जो ऊपर है ना, ये वाला है, निकलेगा ये, दिखाओ ये ऊपर वाला सिला हुआ है, निकालो इन्हें। नहीं ये बनाओ बैठ के फूल, इसका इधर लगाना है मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट, ऑन यकम मार्च 21 AL एक्वायर्ड अ पेटेंट, परचेज्ड इंटेंजिबल, कैपिटलाइज होना है, जेन पहले बन जाए ना। नेक्स्ट, विद इनडेफिनेट लाइफ। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ था इंपेयरमेंट के बारे में, इस पॉइंट में, ये इनडेफिनेट लाइफ वाला है ना। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है फूल। ये भी नया फैशन आया, व्हाइट कपड़ों के साथ व्हाइट फूल मैंने बनाया, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं चाहिए वो। अब दो तुम ऐसा करके दिखाओ, हैं? अच्छा सुने, यकम मार्च 21 पे वापस आए, जाग जाए, जरा नींद भी आ जाती है ना आप लोगों को। हैबिट वालों, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, ये पूछना था। थोड़ी देर तो सोचते रहे क्या बात पूछ रहे हैं, कौन कौन जाग रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों ने दोनों मौकों पे हाथ ऐसे ही रखे हुए थे, क्या है वजह, क्या मसला, क्या है, परेशानी है, कोई लड़ाई है मेरे से? जाग के बैठो। ये पायलट लेक्चर्स ले रहे हैं छोटे लेवल पे। ऑन यकम मार्च 21 AL acquired a patent with indefinite life in exchange of its old equipment, and cash consideration of 25 million, and a cash old equipment and a cash consideration of 25। यानी कि ओल्ड क्या गया आपका, ओल्ड इक्विपमेंट गया है, और कह रहा है यार उसने कह दिया है पीपी गया, खा जाओगे आंखों से उसको, हर कोई तांगेगा, मैं कल्ला नहीं। पेटेंट आया है, ठीक है जी, और कैश भी गया है, ठीक है। अगली बात आगे कहता है 25 मिलियन कैश गया है। फेयर वैल्यूज ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट वर्थ 57 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ओल्ड और न्यू दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो ओल्ड को इग्नोर करेंगे। यार भाई ये हमने कल रिवाइज किया है FAIR 1 वाला, आपको क्या पता, आप तो छुट्टी पे थे, और आपको क्या पता, आप तो घर से आए नहीं 4 दिन। अच्छा चुप कर जाओ, हाँ R1 वाला ही है जी। तो एक जो पेटेंट की फेयर वैल्यू है इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश, इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी लिखते हुए बताएंगे इनको, ठीक है। अगली बात, मैं एंट्री नहीं कर रहा, कहते तो कर देते, कल कर ली थी। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज द इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30। क्या करना है इसको, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें जो हमारा जो मतलूब व मकसूद था वो हमें मिल चुका है। हमने जो कैपिटलाइज करना होगा वो 35 जमा 25 कितना बनता है, 60 रुपए पे करना है, ठीक है। ना तो हमें 30 से कोई लेना देना है, ना 57 तो है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है जी। अभी पहुंचा हूँ 2 मिलियन पे, मैं पहुंचा हूँ अभी मैं, हैं मुझे ख्वाब आया आगे 2 मिलियन। 6 महीने पहले ये सवाल कराया था, अब 6 महीने में नहीं सारी बातें याद रहती, आगे जाऊंगा तो पता लगेगा। नहीं घर से तो पढ़ के बंदा आता ही है, पर इतना ऐसे शुगर लगा रहा था जी। AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange। ये लाइन बता रही है कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। ये नाम भी लिखे तो हम नॉर्मल में अज्यूम यही करते हैं कि करता है। हाँ, अगर वो ऐसी बात लिख दे कि दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर बुक वैल्यू, यानी उसने सारी चीजें दे दी थी आपको, क्योंकि परेशान होना चाहे तो हो ले, ठीक है, सही है ना। अगर ट्रांजैक्शन लैग कर रही होती कमर्शियल सब्सटेंस तो फिर इसको छोड़ देते, सिर्फ इसको पकड़ते, याद है कल वाले एग्जाम्पल, ठीक है ना। हाँ, फिर बुक वैल्यू, लेकिन वो कह रहा है कि फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे, इसलिए आपने बुक वैल्यू को भी पुर कराया और नए की फेयर वैल्यू को भी पुर कराया और पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पे। क्या जी, कैश नहीं, कैश। ओके। AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन फॉर ट्रांसफरिंग, ये भी आएगा, ठीक है। तो 60 जमा 2 62 पर, ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करेंगे, लाइफ इंडेफिनेट है, चलो अच्छी बात है। अब
थोड़ा कंफर्टेबल हुए हो कि लिखने वाला सवाल कोई ऐसी मुसीबत नहीं होती। लेकिन एक बात बता दूं, एक ये था कि आपको मैं जितनी देर में मैंने डिस्कस किया ना, इतनी ही देर में लिखवाने में लगती है। मैंने आपको उसी तरह समझो लिखवाया ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आप पहले लिख के आए हैं। अब लेवल डिफरेंट है। अच्छा, कोई गलती भी हुई है तो आप उसको सही कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। पेपर के अंदर बेटा आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना, ठीक है। प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूँ, एक आधा सवाल आगे जाके फिर भी मैं लिखवाऊंगा, मेरा दिल है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो चलें, आप लिख आए, अच्छा हुआ। जो मैं बोल रहा हूँ वही बातें लिखी हुई हैं। नहीं सर, उससे भी अच्छी लिखी हुई हैं हमने। हाँ सही बात है, अच्छा है। आप सुकून से बैठे होंगे, आपके सामने कौन सा 200 बच्चा बैठा होगा, ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं जी। आप लिखेंगे द एक्वायर्ड पेटेंट shall be recorded at shall initially be measured at its cost which is calculated, या यूं कह लें shall be recorded at initially at its cost of rupees, ऐसे ही बस, ठीक है ना। cost of rupees 62 million calculated as below. Number 1, cost of patent 25 प्लस 35 60, और अगली लाइन में लिख देंगे कॉस्ट टू रजिस्टर, या एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये एक लाइन भी बन सकती है, बात पूरी करनी है बस आपने, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द एक्वायर्ड पेटेंट shall initially be measured at its cost of rupees 62 million, ब्रैकेट में लिख देंगे इन तीनों का एडिशन, तब भी काम चलेगा, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखेंगे एज दिस patent has an indefinite useful life, therefore it shall not be amortized, but it shall be tested for impairment by comparing carrying value and। अब मुझे बताओ, इस पार्ट 2 के अंदर उन्होंने ये वाली बात लिखी हुई थी इम्पेयरमेंट वाली? इसमें भी नहीं लिखी हुई सोल्यूशन में, इसमें तो लाजमी होगी, ऊपर वाले में नहीं थी, उसमें आप लिख लें। लिख दें, हाँ सही है। उसने क्या कहा, जनरल, हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो बुक वैल्यू भी यूज हो जाएगी, ठीक है ना। आप गेन लॉस निकाल सकते हैं, वो भी ज़बानी निकाल सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपका एसेट क्रेडिट हो रहा है बुक वैल्यू 30 से, और एसेट डेबिट हो रहा है 62 से, और कैश क्रेडिट हो रहा है 25 से, नहीं 27 से, ये भी है, ठीक है। तो आपका गेन लॉस निकल सकता है, बिल्कुल लिख लें, ठीक है। सही है जी, सही है। नंबर भी अच्छे खासे हैं, 3 नंबर तो होंगे, अच्छा है। लास्ट है जी, ये तो आसान ही था मेरे ख्याल से। देखें, एक आधी बात स्किप हो जाती है, मुझसे भी होगी स्किप, क्या करें, कुछ नहीं होता भाई। ये देखें कि 9 नंबर में से 7 8 फिर भी आ गए हैं, अगर आपने बाकी चीज़ें लिखी। असल में रोना यही डाला होता है कि ओ ये भी गया, पेपर में वैसे कर रहे होते हैं, ये नहीं सोचते ये भी हो गया, ठीक है। 0 से 50 में नहीं जाते, 100 से वापस आते हैं, ये बहुत गलत करते हैं, ठीक है। बस ये मैं आखिरी पढ़ लूँ भाई, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। ऑन एकम जून 21, गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू AL फ्री ऑफ कॉस्ट टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल अप टू 10 टन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है। लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये तो फिर इंटेंजिबल ही नहीं है, ये तो सेपरेबल नहीं है। नहीं सर, ये हाँ, ये लीगल राइट है, तो चाहे ये सेपरेबल नहीं भी है, इंटेंजिबल में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अगली बात, देयर इज नो फर्दर कंडीशन अटैच बाय गवर्नमेंट, द फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस इज 50। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे ही है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि द लाइसेंस ग्रांटेड टू AL फ्री ऑफ कॉस्ट इज a government grant, and we have 2 options. It can be recorded at its nominal value or fair value, ठीक है जी। Whichever is selected will become its accounting policy, ठीक है जी। और उसके बाद अगली बात आप लिखेंगे कि if it is recorded at its fair value, अगली बात लिख लें, पूरी बात लिख दें, ठीक है। दोनों को बताएं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड होगी डेप्रिसिएशन के साथ साथ। वो यूँ लिख देंगे ना, आप यूँ लिखेंगे कि इट मे बी रिकॉर्डेड एट इट्स नॉमिनल वैल्यू एंड देन डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ, और इट मे बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू एंड द
एंड द ग्रांट शेल बी रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड ग्रांट या लाइबिलिटी एंड इट शेल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस एज द रिलेटेड एसेट इज अमोर्टाइज्ड। ठीक है जी, तो साथ साथ बस ये बात भी होगी, काफ़ी साथ साथ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट। नॉमिनल वैल्यू एक ऑप्शन मौजूद है, उसने कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मतलब 0 रुपए का मिला है। तो मैंने कहा था इस सूरत में 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेना, करना ज़रूर, या फेयर वैल्यू पे करो या नॉमिनल। फेयर वैल्यू पे ना करें तो क्या नॉमिनल का ऑप्शन नहीं है ना? अब ऑप्शन है तो कितने पे करें? 1 रुपया नहीं दिया ना तो 1 रुपये पे फिर भी कर लो, ताकि रिकॉर्ड रहे कि एक चीज़ है। वैसे मैंने कहा था ये सिचुएशन होने नहीं दी जाती, कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुफ्त में भी कोई चीज़ है ना तो हुकूमत कहती है अच्छा जी एक वो चलान भर दें, कोई लीगल फीस है तो 50 रुपये पे कर दें जी, 50 रुपये का चलान भी यार, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा खर्चा जो है वो लेकर ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई रुपीज़ लगा देते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग से ना बचे, रिकॉर्ड हो। नहीं तो अगर नहीं है, 0 भी है तो आप 1 रुपये पे खुद कर लेना, वरना कल को आपको ये मिलना ही कोई नहीं है भाई, गया कहाँ, रिकॉर्ड नहीं होगा तो कहाँ से निकालोगे। अच्छा जी, इसके बाद हम कर लेते हैं जी, आपके पास आ गया ये पास पेपर 6, चलो ये भी कर लेते हैं, फिर 7A पे जाते हैं, पार्ट 2 शुरू करें।